हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और मैं सत्यप्रकाश आज इस वीडियो पर चर्चा के माध्यम से जो हमारा संपूर्ण टेस्ट 6 था, इसके जो जिसका जो टेस्ट कोड है यूपीएच 25, इसके दूसरे भाग में 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को आपके साथ चर्चा करूंगा। इस बीच मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यूपीएससी हिंदी जो है इस समय रैपिड रिवीजन प्रोग्राम चला रही है, रैपिड रिवीजन प्रोग्राम। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़िए। मात्र 500 रुपये इसका शुल्क है, ठीक है। पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए, क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए ये है, ठीक है। तो 500 रुपये में आप लोग इसको मात्र ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल में से किस शैवाल के सर्वाधिक गहरे जल क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना होती है? ऑप्शन है लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुख्यतः जो है 3 प्रकार के शैवाल होते हैं, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और भूरा शैवाल, ठीक है। क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के आधार पे, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति या सूर्य प्रकाश का ये कह सकते हैं सूर्य प्रकाश का जहाँ मतलब जैसा मिलता है, मिलने के आधार पे, सूर्य प्रकाश के मिलने के आधार पे, ठीक है, सूर्य प्रकाश के मिलने के आधार पे इनका विभाजन मुख्यतः होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो हरे शैवाल होते हैं ये मुख्यतः जहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में मिलता है, यानी कि भूमि पर और उथले जलों में पाए जाते हैं। भूरा शैवाल हरे शैवाल के थोड़ा सा नीचे और ज्यादा गहराई तक नहीं होते हैं। और लाल शैवाल जो होते हैं ये नीले प्रकाश का अवशोषण, जो नीला प्रकाश होता है उसका अवशोषण कर लेते हैं। इसलिए लाल जो शैवाल होता है वो ज्यादा गहराई में, समुद्र तट के ज्यादा गहराई में आपको लाल शैवाल दिख जाते हैं, ठीक है। तो भूरा शैवाल और लाल शैवाल मुख्यतः समुद्री शैवाल होते हैं। और जो हरा वाला शैवाल होता है, ये हरा शैवाल, ये आपको ज्यादातर जो है ताजा जल होता है, ताजे जल भूमि में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे, इस व्याख्या के आधार पे सर्वाधिक गहरे जल में पाए जाने वाले शैवाल हो जाएंगे लाल शैवाल, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल शैवाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक प्रदूषक के रूप हैं? ठीक है। पहला है स्मॉग, दूसरा है भूस्तरीय ओजोन, तीसरा है अम्ल वर्षा, ठीक है। होता क्या है कि जब भी प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और किसी और जो आ, कह सकते हैं वायुमंडलीय O2 हो गया, ठीक है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन हो गया, या अन्य किसी गैसों से जो अभिक्रिया करके जो प्रदूषक बनते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, ठीक है। तो जैसे स्मॉग होता है, इसको धूम कोहरा भी बोलते हैं, ठीक है, धूम कोहरा भी होता है। ये क्या होता है? कोहरा, कुहरा, धुआं और धूम का मिश्रण होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो भूस्तरीय ओजोन होता है, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये नॉक्स और सीओ से अभिक्रिया करता है, नॉक्स और सीओ से, ठीक है, अभिक्रिया कर लेता है। इसी प्रकार जो अम्ल वर्षा होती है, ये कोयला, जीवाश्म ईंधन के दहन, कोयला दहन होता है, या जो गाड़ी में पेट्रोल डीजल होते हैं ये सब दहन होते हैं। फिर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो अम्ल वर्षा होता है वो कोयला दहन होता है, इससे बेसिकली क्या निकलता है? SO2 निकलता है। और जो तेल होता है, तेल या पेट्रोल डीजल, इसके दहन से NO2 मुख्यतः निकलता है, ठीक है। तो SO2 जो निकलता है वो O2 से, और जो जलवाष्प है, जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं ये दोनों, ठीक है। ये दोनों जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं और H2SO4 बना लेते हैं और ये HNO3 बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये अम्ल वर्षा भी मिश्रण है। भूस्तरीय ओजोन भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नॉक्स और CO से क्रिया कर लेता है। और स्मॉग भी कोहरा, धुआं और धूम का मिश्रण है। तो ये तीनों ही द्वितीयक प्रदूषक के रूप है, ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में। अब पूछा है कौन कौन से सही हैं, सही हैं, तो सही का विकल्प का चयन करना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी द्वितीयक प्रदूषक हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला है, यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो उसके क्या संभावित परिणाम क्या होंगे, ठीक है, क्या संभावित परिणाम होंगे? पहला, पृथ्वी के तापमान पर का अत्यधिक कम हो जाना,
दूसरा है पराबैंगनी किरणों का अधिकाधिक अवशोषण, तीसरा है अवरक्त किरणों का अधिकाधिक अवशोषण, और चौथा है पृथ्वी के तापमान का अत्यधिक उच्च हो जाना। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारी पृथ्वी, ये इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, या ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव, इसको हिंदी में लिखते हैं हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव पैदा करता है, और पृथ्वी का जो सूर्य की उष्मा होती है वो पृथ्वी पूरी उष्मा को वापस लौटने से रोक लेता है। अगर वो लौट जाएगा तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और पृथ्वी ठंडे ग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो अगर ये न हो तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान अत्यधिक कम हो जाएगा, ठीक है, अत्यधिक कम हो जाएगा, क्योंकि भले से ही कार्बन डाइऑक्साइड कम अनुपात में, लेकिन वायुमंडल बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सूर्य की अवरक्त किरणें जो होती हैं उसको अवशोषित करता है, पृथ्वी को गर्म बना देता है, वापस वायुमंडल में जाने से रोक लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। ऑप्शन दिया गया था सुंदरवन, बांदीपुर, नीलगिरी और कंचनजंगा, ठीक है। तो सुंदरवन कहाँ पे है, ये देखिए पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। एक बार हम अवस्थिति हम लोग देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल में इसकी अवस्थिति है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, अच्छा इसका कुछ भाग जो है बांग्लादेश में भी पड़ता है, लगभग 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग बांग्लादेश में पड़ता है। बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में है। नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट में पड़ेगा, नीलगिरी बायोस्फीयर पश्चिमी घाट में, और ये भी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में। तो इस प्रकार जो कंचनजंगा है वो मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, ठीक है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, और चूंकि इस प्रश्न की मांग मिश्रित विश्व विरासत स्थल, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में थी, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 2016 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था कंचनजंगा, ठीक है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, यदि आप संगाई हिरण को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहेंगे तो कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, कौन से स्थान पे यात्रा करना सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है पुलिकट झील, लोकटक झील, दीपोर बिल और चिल्का झील, ठीक है, दीपोर बिल और चिल्का झील। तो देखिए ये जो संगाई हिरण है, ये अभी हाल ही में संगाई महोत्सव हुआ था, संगाई महोत्सव के 10 साल पूरे हुए हैं, तो ये चर्चा का विषय है। संगाई महोत्सव ये मणिपुर में होता है, ठीक है, मणिपुर में, और 21 से 30 नवंबर के मध्य 10 दिनों का ये त्योहार है, ठीक है। तो ये क्या है, मणिपुर का जो झील है लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत के मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिला है, ठीक है, बिष्णुपुर जिला है वहां पे। तो मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तैरता हुआ। इसका आप लोग फोटो एक बार सर्च कीजिएगा लोकटक झील का। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो बहुत ही जमीन से जुड़ी नहीं होती है, और घास लिए हुए जैसे ऐसे ऐसे कई सारे तालाब में ऐसे ऐसे कई सारे बड़े बड़े वो होते हैं, ठीक है, तो उसी में से एक पे ये अवस्थित है, ठीक है। और क्या होता है कि रात में आप सो रहे हैं इधर की पूर्व की ओर मुंह करके, और सुबह पता चलता है कि आपका जो आपका द्वीप है, छोटा सा द्वीप कह सकते हैं आप उसको, ऐसे गोल गोल सा होता है, घास वगैरह उससे भरी होती है, वो सवेरे घूम जाता है, ठीक है। तो लोकटक झील एक बार आप लोग जरूर सर्च करके इसको देखें, मणिपुर राज्य में अवस्थित है, और संगाई हिरण के लिए आपको मणिपुर राज्य जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकटक झील बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में उष्णकटिबंधीय से लेकर के उपोष्ण, शीतोष्ण और टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। दिहांग दिबांग, मानस, सिमलीपाल और डिब्रू सैखोवा, ठीक है। तो अब देखिए जो दिहांग दिबांग है ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में। मानस जो है असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा, और डिब्रू सैखोवा भी असम में है, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़, हाँ डिब्रू सैखोवा भी असम में, आसाम है, आसाम है, ठीक है।
जो दिहांग दिबांग है, जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, जमीन पे आपको उष्णकटिबंधीय घाटियां मिलेंगी, उसके ऊपर उपोष्णकटिबंधीय, उसके ऊपर शीत शीतोष्ण, उसके ऊपर शीत, फिर अल्पाइन, फिर स्थायी बर्फ। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सारे आपको उष्णकटिबंधीय से लेकर के उपोष्ण, शीतोष्ण और टुंड्रा जलवायु मिलेगी। तो इसका सही विकल्प है डी दिहांग दिबांग, ठीक है, डी दिहांग दिबांग इसका सही, सॉरी, ए दिहांग दिबांग इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रभाव आकलन के उपरांत परियोजना के अनुमोदन का अंतिम निर्णय कौन करता है। ध्यान देंगे, अंतिम निर्णय की बात हो रही है, ठीक है, अंतिम निर्णय कौन करता है। तो अब देखिए जो क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट जहां परियोजना प्रस्तावित है, और उस राज्य का मुख्य सचिव जहां परियोजना प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है ईपीए, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत होता है, ठीक है। सबसे पहली बार ये 1994 में लाया गया था, 1986 के तहत, और 1994 में इसको लाया गया था, ठीक है। 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक, अगर 50 करोड़ या उससे अधिक का जो कोई परियोजना है तो उसमें ये अनिवार्य कर दिया गया। 29 इसमें लगभग 29 श्रेणियां हैं, 29 श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए अगर वो 50 करोड़ या उससे अधिक है तो ये अनिवार्य है। और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति जब अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देती है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा इसका अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। हालांकि जो पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है, उन्होंने इसका उत्तर माना था विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ठीक है, लेकिन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के भी रिकमेंडेशन को मना कर सकते हैं कौन, जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है। तो अंतिम निर्णय जलवायु परिवर्तन मंत्री ही लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टूथपेस्ट दांतों को खराब होने से बचाने में किस प्रकार सहायता करता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है दांतों के चारों ओर सुरक्षात्मक परत का निर्माण करके, अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके, मुंह में विद्यमान जीवाणुओं को नष्ट करके, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम खाना भोजन खाते हैं, ठीक है, तो मुंह में जो शर्करा की अधिकता होती है उससे भोजन के कण जो है वो अम्ल में बदल जाते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, भोजन के कणों को अम्ल में बदल देते हैं, ठीक है, अम्ल में बदल जाते हैं, और मुंह का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो मुंह का पीएच क्या होता है, कम हो जाता है। और ये पीएच का जो कम होना, ये जो इनेमल होता है दांतों में, ये दांत मान लीजिए, तो दांतों का जो इनेमल होता है, सॉरी ये दांत सही बना नहीं है, दांतों का जो इनेमल होता है, मैं इसे बना दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए, दांतों का जो इनेमल होता है उसको नुकसान पहुंचाता है ये जो अम्ल होता है, ठीक है। अम्ल दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाता है और दांतों का क्षय कर देता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो जो टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं वो क्या करेगा, जो अतिरिक्त अम्ल है, ठीक है, अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देगा और ये पीएच जो है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। भोजन के इसलिए जैसे हम लोग को सलाह दी जाती है कि भोजन के बाद दांतों की अगर आपको रक्षा करनी है तो कोई क्षारीय टूथपेस्ट या दंत मंजन का प्रयोग करें, ठीक है। क्या होगा कि इससे जो दुर्बल क्षार होगा वो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देगा और जो दांत है उसको कैविटी नहीं होगी वहां पे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, बी इसका सही उत्तर है, अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके, ठीक है, बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, इस परिघटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। ऑप्शन दिया गया था वायुमंडल द्वारा प्रकाश किरणों का अवशोषण, दूसरा है मानव नेत्र दिन के उक्त भाग के दौरान अन्य रंगों के प्रति संवेदनशील नहीं होते, तीसरा है वायुमंडलीय किरणों द्वारा प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन, और चौथा है सूर्य दिन के अलग अलग समय विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है। ये चारों विकल्प आपको दिए गए थे। अब देखिए क्या था कि लॉर्ड रैली एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो धूल मिट्टी धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, वायुमंडलीय कण, ये क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। इसलिए जो सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय जो सूर्य का रंग लाल होता है उसके पीछे का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। तो वायुमंडलीय किरणों द्वारा प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन
ये सही विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, लॉर्ड रैली, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला है, किस परिघटना के कारण दिन के समय की तुलना में सायंकाल को मानव ध्वनि अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है? ऑप्शन था ध्वनि का अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वायु होता है, वायु वायु दिन के समय क्या होता है, गर्म होता है, सूर्य की ऊष्मा पड़ती है और गर्म होता है। गर्म वायु में ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है। ठीक है, तो दिन के समय क्या होगा, आप जल्दी से किसी की आवाज सुनेंगे। और रात में क्या होगा, रात में वायु जो होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, और ठंडे जो वायु होता है उसमें जो ध्वनि का वेग होता है वो धीमा हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि रात में जो आवाज सुनाई देती है वो थोड़ा दूर तक जाती है और गूंजती है। ठीक है, यानी कि उसको ट्रेवल करने में या एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये इसका इसके पीछे कारण क्या होता है कि जब वायु के विभिन्न सतहों से, वायु का मान लीजिए जो विभिन्न सतह है, इससे जब ध्वनि गुजरती है, ठीक है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। यहाँ से गई, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से गई तो बदल जाती है। और प्रत्येक सतह का ताप अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ और ताप हुआ, यहाँ पे कुछ और ताप हुआ, यहाँ पे कुछ और ताप हुआ। अलग ताप होने के कारण ध्वनि जो होती है उससे अपवर्तित होती है। ठीक है, अपवर्तित होती है। रात में क्या होता है, खाली रहता है, सतह लगभग लगभग ठंडा रहता है, तो इसलिए दूर तक जाती है और स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। तो इस प्रकार ध्वनि का जो अपवर्तन की जो प्रक्रिया है उसके कारण जो मानव है वो दिन के समय, दिन की अपेक्षा रात में या सायकाल में मानव ध्वनि अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाता है। तो अपवर्तन इसके पीछे एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न चलते हैं, ठोस और द्रवों की तुलना में। पहला स्टेटमेंट है कि गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है। दूसरा है गैस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इसमें बोला अधिकतम होता है, इसमें बोलता है न्यूनतम होता है। अब देखिए, जो ठोस जो आकर्षण बल जो अधिक होता है वो किस में होता है, ठोस में होता है। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा। और गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा ये अधिकतम होती है, ये अधिकतम होती है। ठीक है, अधिकतम होती है। और पूछा है कौन कौन से सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, गैस और ठोस और द्रव। ठीक है, तो ठोस के मध्य जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिकतम होगा, और जो ठोस के कण है उसके मध्य जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होगा, द्रव के बाद उससे कम होगा, और गैसों में जो आकर्षण बल है वो सबसे न्यूनतम होगा। इसी प्रकार चूंकि गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो न्यूनतम है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा, जो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मिलाया जाता है ताकि उसकी गंध का पता लगाया जा सके? तो पहला विकल्प आइसोब्यूटेन, दूसरा एथिल मरकैप्टन, तीसरा एथेनॉल और चौथा है मेथेनॉल। ठीक है, तो जो एलपीजी होता है वो क्या होता है, उसका प्रोपेन होता है, प्रोपेन होता है, और एक और होता है ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और इसका फार्मूला जो है C3H8 है, और ये क्या है, C4H10। ठीक है, C4H10 है। और इसको क्या किया जाता है, ताप, मतलब अच्छे ताप में और ताप और दाब की सहायता से इसको लिक्विफाइड किया जाता है, प्रेशराइज करके लिक्विफाइड द्रवित किया जाता है। ठीक है, और ये हवा से भारी होती है, हवा से दोगुनी भारी, और जल से आधा गुना भारी। ठीक है, तो हवा से दुगना और जल से आधा गुना भारी होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है, ये न इसका कोई गंध है, गंधहीन गैस है बेसिकली। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिला करके इसको सही किया जाता है, ताकि अगर ये आप देखते होंगे गैस की जो दुर्गंध होती है वो इसी एथिल मरकैप्टन के कारण होती है, ताकि अगर गैस का रिसाव हो घरों में तो आपको पता चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक काल्पनिक पदार्थ है जिससे ब्रह्मांड का लगभग 80% जो द्रव्यमान है वो निर्मित है। और दूसरा है, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित या उसके साथ अंतरक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि यह एक काल्पनिक पदार्थ है और इससे ब्रह्मांड का 80% द्रव्यमान निर्मित है। ठीक है, डार्क मैटर के संदर्भ में कहा गया है। दूसरा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित कर ये नहीं करता है और अंतरक्रिया भी नहीं करता है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें बोल रहा है कि 80% ब्रह्मांड का द्रव्यमान डार्क मैटर से निर्मित है। मैं आपको अभी
एक मिनट, ये नासा की वेबसाइट है, मैं आप लोग को ये दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिए एक मिनट। इसको सर्च कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डार्क मैटर नासा। ठीक है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर के बारे में नासा की वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं कि जो डार्क मैटर होता है, डार्क एनर्जी होता है, वो विश्व का लगभग 68% भाग डार्क एनर्जी होता है। और डार्क मैटर जो होता है वो विश्व का लगभग 27% भाग होता है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 27% है और 68% है। ठीक है, बाकी जो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि जो भी पृथ्वी, यूनिवर्स या जो भी है, वो केवल 5% है। यानी कि लगभग 8 7 15 और 6 2 8 1 9, 95% ये और 5% के लगभग जो हम लोग देख रहे हैं वो है। ठीक है, तो 68% डार्क एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो अब क्या ये 80% है, तो ये गलत हो जाएगा, 68% है। ठीक है, 68%, सॉरी, डार्क मैटर और कम है। ये डार्क एनर्जी 68% है और 27% डार्क मैटर है। ठीक है, तो 80% का ये गलत हो जाएगा। और ये विद्युत चुंबकन विकिरण को उत्सर्जित या उसके साथ अंतरक्रिया नहीं करता, इसीलिए हमको इसके बारे में पता नहीं। अगर ये करता तो हम पता लगा पाते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब पूछा कौन कौन से सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है। ठीक है, केवल इसका 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया था पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, अमीनो एसिड में बदल देता है और ये पित्ताशय से निकलता है। इसी प्रकार लाइपेज क्या करता है, वसा का हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस है वो बढ़ा देता है। तो हाइड्रोलिसिस ये बढ़ा देता है, वसा का हाइड्रोजन बढ़ा देता है। एमाइलेज जो होता है ये क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, स्टार्च, सॉरी, एमाइलेज। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट कपड़ों से तैलीय गंदगी कैसे साफ करते हैं? पहला है, तैलीय कपड़ा धोने के लिए उपयोग किए जाने वाले द्रव की मात्रा को बढ़ा के, जल के पृष्ठ तनाव में कमी करके, जल के तापमान में वृद्धि करके और गंदगी सोख करके। ठीक है, गंदगी सोख करके। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी हम जो साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं तो क्या करता है, जो जल का पृष्ठीय तनाव है उसको कम कर देता है। जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है और जो साबुन होते हैं या जो भी डिटर्जेंट होते हैं वो मैल में गहराई तक जाते हैं। मान लीजिए मैल लगा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, वो गहराई तक जाएंगे। ठीक है, और पृष्ठ तनाव कम कर देने के कारण मैल में गहराई तक जाएंगे और कपड़ा इससे ज्यादा साफ होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जल के पृष्ठ तनाव में कमी करके। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत के या कौन सा से यकृत का के कार्य हैं? ठीक है, पहला है रक्त में ग्लूकोज के स्तर का नियमन, पित्त का निर्माण, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण। ठीक है, अब देखिए जो पित्त का निर्माण है, पित्त रस का श्रावण, ये यकृत का काम है। ठीक है, यकृत क्या करता है, पित्त रस का श्रावण करता है। ठीक है, फिर इसे बड़ा शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है या वसा का संचय, वसा का संचय ये भी यकृत का काम है। ठीक है, यकृत का काम है। लेकिन जो ग्लूकोज के स्तर का नियमन है ये क्या होता है, अग्नाशय से, अग्नाशय करता है। ठीक है, अग्नाशय का कार्य, अग्नाशय से इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण होता है
और वो जो है रक्त में ग्लूकोज के स्तर का नियमन करता है। तो इस प्रकार पहला गलत हो जाएगा और दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना था तो विकल्प हो जाएगा आपका बी सही। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ज्वालामुखी से उत्सर्जित होती हैं और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को कौन कौन सी गैसें प्रभावित करती हैं। ऑप्शन दिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, और कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर का चयन करना था। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी ज्वालामुखी क्रिया होती है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है और गैस होता है वो निकलता है। ठीक है, मैग्मा और गैस निकलता है। इसमें जो भी मैग्मा और गैस निकलती है इसमें से 60 से लगभग 90% जो होता है जलवाष्प होता है। ठीक है, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी। इसके अलावा भी अन्य जो गैसें हैं जैसे हाइड्रोलिक अम्ल हो गया, H2SO4, अमोनिया क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, विभिन्न प्रकार की गैसें इसमें से निकलती हैं ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान। तो और ये जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित करती है। ठीक है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा डी सभी से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समुदाय सीमा पर कुछ जीवों की विविधता व घनत्व में वृद्धि की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, बोल रहा है समुदाय सीमा पर। ठीक है, समुदाय सीमा पर कुछ जीवों की विविधता एवं घनत्व में वृद्धि की प्रवृत्ति। ठीक है, तो इकोटोन, निकेत, एज इफेक्ट और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इकोटोन क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक जो विविध समुदाय हैं वहां के जो संक्रमण स्थल होता है, संक्रमण स्थल, इसको इकोटोन कहते हैं। इसी प्रकार निकेत क्या होता है, ये किसी भी पर्यावास में जीव का घर होता है। ठीक है, जीव का घर या जीव के घर का पता, ये निकेत कहलाता है। एज इफेक्ट इसका सही विकल्प हो जाता है। ठीक है, एज इफेक्ट क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, ये समुदाय सीमा पर कुछ जीवों की जो विविधता बढ़ जाती है। देखिए एज, ठीक है, एज इफेक्ट वो सीमा पर जो इफेक्ट होता है उसको बताता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हो जाएगा सी। क्या होता है कि जब दो प्राकृतिक आवासों की जो सीमा होती है, आप देखेंगे कि जैसे दो कोई आवास मिल रहा है तो वहां का जो बीच का संक्रमण क्षेत्र है जो इकोटोन है। ठीक है, दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र है इकोटोन, इकोटोन एज इफेक्ट प्रभावित दिखाता है। ठीक है, क्या होता है कि दो प्राकृतिक आवासों की सीमा पर जनसंख्या व सामुदायिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को ये बताता है कि कैसे वहां कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो प्राय ये ज्यादा होता है। ठीक है, सीमा पर उच्चतर जैव विविधता होती है, ज्यादा जैव विविधता होती है जहाँ पे दो समुदाय या दो पर्यावास मिलते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एज इफेक्ट, और ये सी में दिया गया था। ठीक है, तो विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। अगला है जो पराली दहन था, अभी पराली दहन फसल अवशेषों को जलाना, इसके दौरान जो कौन कौन से प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन दिए गए थे मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन की बात की गई थी। ठीक है, ओजोन की बात की गई थी। अब देखिए क्या होता है कि जब भी जो फसल अवशेष है उसको हम लोग जब जलाते हैं तो उससे पीएम पार्टिकल निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पीएम, PM2.5, PM10। ठीक है, ये निकलते हैं। इसके अलावा मीथेन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, लेकिन ओजोन जो है ये निकलता नहीं है, ये द्वितीयक प्रदूषक होता है। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक होता है। तो इस प्रकार जो पराली दहन है उससे प्रत्यक्ष रूप से ओजोन नहीं निकलता है, इसको हटा देंगे। तो देखिए इसको हटाएंगे तो ये और ये आपका उत्तर हो जाएगा और विकल्प हो जाएगा इसका ए सही। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, जब भी हम पराली दहन करते हैं, ठीक है, जब भी पराली दहन होता है तो उसमें क्या होता है, जो भूमि में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस की जो मात्रा होती है, और पोटेशियम, पोटेशियम की जो मात्रा होती है, ये क्या होती है, कम हो जाती है मिट्टी से। जो ऐसे तत्वों का जो मिट्टी से नाश हो जाता है। साथ ही साथ ये 2 से 3 सेंटीमीटर, जो 2 से 3 होगा, 2 से 3 सेंटीमीटर तक में जो भी सूक्ष्म जीव रहते हैं इसको भी खत्म कर देता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था पराली दहन, केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार ऑन द स्पॉट इसके लिए परियोजना ले आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए चर्चा में था। तो पराली दहन आप लोग जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगला है ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में गृह, गृह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला हाइब्रिड वाहन, हरित भवन, अपतटीय पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, गृह, तो गृह का फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड
हैबिटेट, ठीक है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट है ग्रीहा। ग्रीहा रेटिंग क्या होता है? ये भारत की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है, नाम से ही लग रहा है ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। भारत की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है, तो इस प्रकार ये हरित भवन से संदर्भित है। और इसको जारी कौन करता है? तो मिनिस्ट्री एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई और टेरी, टेरी करके एक संस्थान है, टेरी, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट प्लस MONRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एमएनआरई, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और टेरी करके इंस्टीट्यूट है। पूर्व में ये टाटा साइंसेस से रिलेटेड थी, ठीक है, टाटा, टाटा साइंसेस। तो टेरी याद रखेंगे नाम, और एमएनआरई, ये मिलकर गृह रेटिंग जो है देते हैं, और हरित भवन से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है खजुराहो के संदर्भ में, खजुराहो के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला था कि खजुराहो में हिंदू और जैन दोनों मंदिर हैं, और दूसरा है खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आगे प्रश्न, अच्छा यहाँ दिया हुआ, नीचे दिया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें केवल एक, केवल दो, दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। अब देखिए, देख लेते हैं। जो खजुराहो है, ये खजुराहो बेसिकली जो चंदेल शासक थे, चंदेल शासकों के संरक्षण में लगभग 900 से 1150 तक ये चला, ठीक है। खजुराहो का मतलब चरमोत्कर्ष था। ये चंदेल शासक थे जो थे, ये मुख्यतः शैव थे, ठीक है, मुख्यतः शैव थे। वीडियो पर चर्चा आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ही बताएं, ठीक है, और साथ ही साथ दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से। वो ये मुख्यतः शैव थे, और इन्होंने जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव और जैन को भी सपोर्ट किया, वैष्णव और जैन धर्म को भी सपोर्ट किया, ठीक है, मुख्यतः शैव थे। ये लोग क्या करते थे, जो इन नक्काशी मंदिरों पे आप देखे होंगे, नक्काशी कामुक प्रतिमाएं, उनका नक्काशी करते थे। तो ये बेसिकली नक्काशी के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं उसको बताते थे। तो आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस एक स्टेटमेंट ये भी लगा सकता है, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को दर्शाते हैं। तो बिल्कुल सही बात होगा, ठीक है। तो हिंदू और जैन दोनों मंदिर होते हैं। जैसे मंदिरों में आप देखेंगे तो अगर जैन मंदिरों की बात करें तो पार्श्वनाथ का मंदिर है, फिर आदिनाथ का मंदिर है। ये जिन भी मंदिरों का नाम बता रहा हूँ, आप लोग एक बार गूगल सर्च करके इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। पार्श्वनाथ मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, ठीक है। इसी प्रकार जो हिंदू मंदिर है, इसमें पार्वती मंदिर है, नंदी मंदिर है, कंदरिया महादेव है, कंदरिया महादेव इसी में है, कंदरिया महादेव, और लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर। अभी खजुराहो महोत्सव भी यहाँ पे हुआ था, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर है। तो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर दोनों हैं, और ये मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, नागर शैली का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और उत्तर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वो भारत का एक शक शासक था। अच्छा, एक ये परिच्छेद दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोल रहा है कि भारत का एक शक शासक था जो कठियावाड़ की सुदर्शन झील की मरम्मत कराने के लिए प्रसिद्ध था, संस्कृत का महान प्रेमी था, और संस्कृत में जूनागढ़ का शिलालेख लिखवाया, ठीक है। कौन सा वर्णन करता है? तो रुद्रदामन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य। अब देखेंगे, अगर सुदर्शन झील के संदर्भ में आता है तो सुदर्शन झील जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे उस समय वहां के। उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने सबसे पहले जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण कराया था। फिर अशोक के राज्यपाल थे तुषाप नाम से, सम्राट अशोक के राज्यपाल थे अशोक के तुषाप। तो ये क्या हुआ था, ये जो सुदर्शन झील है इसका जो बांध था वो टूट गया था, तो मरम्मत कराया था किसने? अशोक के जो राज्यपाल थे तुषाप। फिर समुद्रगुप्त ने भी कराया था, ठीक है, समुद्रगुप्त भी सुदर्शन झील से संबंधित थे, इन्होंने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था। और शक शासक जो रुद्रदामन प्रथम थे, इन्होंने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखेंगे, सबका ये सब है। लेकिन शक शासक की बात आ जाएगी तो रुद्रदामन ने
कराया था, ठीक है। और जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी बोल देते हैं, गिरनार अभिलेख जो जूनागढ़ में रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख था, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रप शकों के जो शकों की 5 शाखाएं थी भारत में, उसमें से पश्चिमी क्षत्रप जो शाखा है, पश्चिमी क्षत्रप, ये जो शाखा है इससे संबंधित है रुद्रदामन प्रथम, और इन्होंने पुनर्निर्माण भी कराया, और संस्कृत का महान प्रेमी था। जूनागढ़ का जो गिरनार अभिलेख है उनके बारे में वर्णन करता है, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, इसका हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित गज ए सिकंदारी क्या था, ठीक है। गज ए सिकंदारी, तो बोल रहा है हाथी रेजिमेंट। देखिए यहाँ पे गज शब्द का प्रयोग है, तो हाथी रेजिमेंट, भूमि मापन की नई प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली या न्याय प्रणाली, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, गज सिकंदरी एक 30 इंच का, 30 इंच का, ठीक है, ये था मापन प्रणाली था जो भूमि नापा जाता था, ठीक है। तो गज सिकंदरी एक भूमि मापन प्रणाली था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने अंग्रेजों की अजेयता की सामान्य धारणा को छिन्न भिन्न कर दिया और 1857 में भारतीयों को विद्रोह करने हेतु प्रोत्साहित किया। तो प्रथम अफगान युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, बोअर का युद्ध। तो देखिए बोअर का जो युद्ध था वो 1888 से लेकर के 1881, और जो सेकंड बोअर वार था वो 1899 से लेकर के 1902। जो सेकंड वाला था इसी में महात्मा गांधी सक्रिय रूप से, महात्मा गांधी जी सक्रिय रूप से इसमें थे, ठीक है। तो बोअर सेकंड युद्ध। जो क्रीमिया का युद्ध था ये 1853 में लड़ा गया था, 53 से 55 तक, ठीक है। जो प्रथम अफगान युद्ध था 1839 से लेकर के 42 तक के मध्य लड़ा गया था। तो अब देखिए 1857 के पहले बोअर युद्ध था ही नहीं, तो इस प्रकार सही विकल्प 1 और 2 हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो विकल्प 1 और 2 सही है। अब पूछा है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो हो जाएगा इसका विकल्प बी, ठीक है। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीयों भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे, ठीक है। तो इसका हम लोग एक एक्रोनिम से याद करते हैं, PDBDF, ठीक है। PDBDF ऐसे करके याद करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए पी से यहाँ पे पुर्तगाली, फिर डी से डच, फिर बी से ब्रिटिश, फिर डी से डेनिस या डेनमार्क, और एफ से फ्रांस, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी है आने का। तो सबसे अंतिम में फ्रांस आए थे, फ्रांसीसी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1498 में आए थे पुर्तगाली, डच आए थे 1596 में, इसी के बाद 4 साल बाद 1600 में ब्रिटिश आ गए थे, डेनमार्क वाले आए थे 1616 के लगभग, 1616-1617 मान लीजिए, और फ्रांस वाले थे 1664 में फ्रांस वाले आए थे, ठीक है। तो 1498 में पुर्तगाली, 1596 में डच, 1600 में ब्रिटिश, 1616 में डेनमार्क, और फ्रांस वाले आए थे 1664, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी है और आने का क्रम भी। सबसे अंतिम में इस प्रकार आए थे फ्रांसीसी। अच्छा, सबसे अंतिम में गए थे पुर्तगाली, सबसे पहले आए थे और सबसे अंतिम में गए थे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि पुर्तगाली भारत से कब गए थे, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, मतलब उत्तर बता दे रहा हूँ। गोवा में अंतिम समय तक थे पुर्तगाली, ठीक है। तो देखिए गोवा कब आजाद हुआ था, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। फिर अगला है 76, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ब्रह्म समाज के प्रचार का विरोध करने हेतु स्थापित किया गया था, ठीक है। तो एक बार हम लोग ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि कैसे कब इन संगठनों का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का पहले देख लेते हैं। ब्रह्म समाज आ रहा है, तो ब्रह्म समाज बना था 1828 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर, DNT और RMR, इन्होंने मिलकर बनाया था, ठीक है। अब देखिए आठवीं सभा जो थी 1814 में बनाई गई थी, ठीक है, RMR द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। धर्म सभा थी ये 1829-30 में राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव द्वारा बनाई गई थी। तत्वबोधिनी सभा थी ये 1839 में DMT, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग द्वारा। अब इसमें देखिए तत्वबोधिनी सभा से DNT जुड़े हुए, और DNT ने जब देखा कि जो ब्रह्म समाज के मूल्यों का पतन हो रहा है, तो
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, इसके विरोध में। तो सही उत्तर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा, सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी मिली थी? चार्टर एक्ट 53, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 या चार्टर एक्ट 1833। तो देखिए इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ संक्षेप में। ठीक है, गवर्नर जनरल की जब हम बात करते हैं तो पहले तो आता है बंगाल, बंगाल का, ठीक है, गवर्नर और जनरल, इसको लिख देता हूँ गवर्नर जनरल, ठीक है। एक तो बंगाल का है, फिर भारत का है, और फिर आता है एक वायसराय, एक वायसराय शब्द आता है। तो देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो 1773 से 1833 तक ये पद रहा, ठीक है। 1833 में खत्म हो गया और 1833 से 1858 तक ये 1833-1858 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, और वायसराय का पद 1858 से 1947 तक रहा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। फिर भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो बेंटिक थे, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वायसराय जो सबसे पहले थे वो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वायसराय थे, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट आप लोग जरूर से याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी 1858 में वायसराय को मिली थी, जो कैनिंग थे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग थे, इसे जरूर याद रखें आप लोग। लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, हम लोग कमेंट पे बने हुए हैं, ठीक है, और देखते रहेंगे, हमारी टीम है देख रही है। तो अगला है एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी 1872 में उसके कार्यकाल के दौरान एक पठान कैदी द्वारा अंडमान में हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मिंटो, एल्गिन तिर्ती, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। ये पठान कैदी का नाम क्या था? शेर अली। क्या पता है इन लोग का दिमाग घूम जाए और नाम ही कि किस पठान कैदी ने, जो एकमात्र वायसराय लॉर्ड मेयो थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? शेर अली। तो ये लॉर्ड मेयो थे, ये अंडमान निकोबार में जा रहे थे, घूम के आ रहे थे, और शाम का समय था, उस समय ऐसी लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो शाम का समय था और मसालों के साथ ही जा रहे थे, और जहाज पे चढ़ने ही वाले थे, तब तक ये जो शेर अली थे पठान, इन्होंने क्या किया, चक्कू से इनका गला रेत दिया, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो सही आंसर है 1878 का। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रवादी नेता गीता रहस्य और द आर्किटिक होम इन द वेदास की का लेखक है? ठीक है, तो गीता रहस्य और द आर्टिक होम इन द वेदास ये अपने जेल यात्रा के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने रखा था, ठीक है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक है। सही विकल्प इसका हो जाएगा, इसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रकृति में पुनरुत्थानवादी था या थे? अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। और पूछा सही उत्तर का चयन करना था, ठीक है। तो देखिए जो अहमदिया आंदोलन था, अहमदिया आंदोलन ये 1889 में था। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद थे, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। और ये क्या कहते थे कि ये स्वयं को कृष्ण का अवतार बताते थे, कृष्ण का अवतार बताते थे मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। स्वयं को बोलते थे कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। अब आप सोचिए कि अगर खुद को कृष्ण का अवतार बता रहे हैं, ठीक है, खुद को कृष्ण का अवतार बता रहे हैं, तो ये कैसे खुद को पुनरुत्थानवादी का मतलब फिर से इस्लाम को या कठोरता में इस्लाम को लागू करना, ठीक है, तो कैसे ये खुद को रखेंगे? तो इस प्रकार अहमदिया आंदोलन खत्म हो जाता है। फिर एक था अलीगढ़ आंदोलन, ये भी एक सुधार आंदोलन था, और 1875 के लगभग में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के माध्यम से अलीगढ़ आंदोलन ये चला था, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन चला था। और देवबंद जो आंदोलन था वो देवबंद आंदोलन, तो इस प्रकार ये भी अलीगढ़ आंदोलन भी एक प्रकार का पुनरुत्थानवादी आंदोलन नहीं था, ठीक है। जो देवबंद आंदोलन था, देवबंद आंदोलन सहारनपुर, सहारनपुर में एक जगह है, अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है, क्योंकि जो देवबंदी जो मदरसे हैं
इसी मदरसों में पढ़े हुए आतंकी अफगान सरकार में शामिल हैं, तो इसलिए ये फिर से चर्चा में आ गया। ठीक है, तो 1867 के आसपास देवबंद आंदोलन का शुरुआत होता है, जो कि प्रकृति में पुनरुत्थानवादी था। तो पहला और तीसरा इसमें गलत हो जाता है। ठीक है, तो केवल उत्तर बचता है 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का और रोहिलखंड का। तो धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य है और ये कुम्हारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, धुरिया जो लोक नृत्य है वो प्रजापति या कुम्हार जो होते हैं वो महिलाओं का वेश बना करके, और कुम्हार ये जो महिलाओं का वेश बनाते हैं और नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का नृत्य है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, जो प्रमुख नृत्य हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आरा दिया गया है, बुंदेलखंड से बिरहा दिया गया है, पूर्वांचल से चैती दिया गया है, रुहेलखंड से कजिर दिया गया है, अवध से। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे इसमें। जो आधा है वो बुंदेलखंड से बिल्कुल सही है, बिरहा पूर्वांचल का है, बिल्कुल सही है। चैती जो है ये चैत माह में गाया जाता है बनारस और उसमें, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, बनारस और पूर्वांचल में गाया जाता है। इसी प्रकार कजरी भी गाई जाती है सावन के महीने में बनारस और सावन में। ठीक है, तो पूर्वांचल में गाया जाता है। तो इस प्रकार सी और डी दोनों ही इसके गलत है। ठीक है, सही आंसर होगा इसका पूर्वांचल। पूर्वांचल में चैती और कजरी गाई जाती है। कुछ लोग का मानना है कि जो चैती है ये अवध में भी गाई जाती है। ठीक है, अवध में भी गाई जाती है। चैती बेसिकली क्या होता है कि राम भगवान के जन्म का समय चैत का महीना होता है, उसमें गाया जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा सी और डी। सी और डी दोनों ही गलत है। ठीक है, जो आप लोग सी या डी में से कोई भी माने तो सही हो जाएगा। सी और डी दोनों ही गलत है, पूर्वांचल होना चाहिए यहाँ पे। तो अगला है, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया था चरकुला, कर्मा, दादरा और मुरिया। तो चरकुला क्या है? ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। कर्मा है, ये सोनभद्र का नृत्य है, सोनभद्र और उसके आसपास मिर्जापुर है। ठीक है, मिर्जापुर है, चंदौली, चंदौली में भी कुछ जगहों पे है। चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र इस वाले एरिया में गाया जाता है। ठीक है, फिर दादरा जो है ये बुंदेलखंड का नृत्य है, बुंदेलखंड में एरिया में, पूरे बुंदेलखंड एरिया में रहता है। जो मुरिया है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका मुख्य नृत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं अगले में, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप जो द्विगुणित संरचना है, इसकी जो द्विकुंडलित, द्विहेलिक्स मतलब द्विकुंडलित जो संरचना है, इसको किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, ऑप्शन दिया गया था वॉटसन क्रिक, लेगार्ड डार्विन, फिशर और हॉल्डानी और ह्यूगो ब्रिज। ठीक है, अब देखिए 1953 में जे वॉटसन और थॉमस क्रिक जे वॉटसन और थॉमस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था और इसीलिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार सही विकल्प इसका हो जाएगा 84 का ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, प्रोटीन का, हार्मोन का और एंजाइम का। ठीक है, तो फंक जो थे सी फंक, सी इनका पूरा नाम सी फंक कुछ था, याद नहीं आ रहा है, सी फंक थे। इन्होंने 1911 में जो ब्रिटेन की सॉरी विटामिन की संकल्पना दी थी, विटामिन की संकल्पना दी थी और उसे विलेयता 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 के आधार पे कि विलेय किसमें है इसके आधार पे जल में और वसा में, ये दो प्रकार के विटामिन बताए थे। बी और सी जो जल में घुलनशील है और एडी के वसा में क्या है, एडीई के ये चार है वसा में और जल में, बीसी जल में घुलनशील है। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा ए, 85 का ये सही है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, तो ये बता रहा है कि बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही बात है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में अवस्थित है। इसी प्रकार भारतीय वन्य जीव प्राणी संस्थान भी देहरादून में अवस्थित है और हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा देहरादून में है, सॉरी उत्तराखंड में है, ये देहरादून ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये अहमदाबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में है, हालांकि IIM अहमदाबाद का इसमें योगदान रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे है?
भोपाल में, ठीक है। तो इसका विकल्प सी जो है वो सम्मिलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। ये सब याद करने वाले हैं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर अगला, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। बेतवा नदी पे बनाया गया है तो लवकुश बैराज, शारदा बैराज, जिहन बैराज और राजघाट बैराज, ठीक है। तो लवकुश जो ये जो लवकुश बैराज है ये कानपुर में है, तो जाहिर सी बात है कानपुर में बेतवा नदी, सॉरी कानपुर लिखा गया है, यहाँ पे कानपुर होगा, ठीक है। कानपुर में गंगा नदी पे है, शारदा बैराज शारदा नदी पे है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। रिहंद बांध सोनभद्र में है, और जो राजघाट बांध है ये ललितपुर में बेतवा नदी पे बनाया गया है, ठीक है। ललितपुर बेतवा नदी से इसमें 3 नहरें बनाई गई हैं, जिसमें से 2 में यूपी में पानी आता है और 1 नहर में मध्य प्रदेश में पानी जाता है, ठीक है। तो राजघाट बांध ललितपुर में अवस्थित है और बेतवा नदी में बनाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, राजघाट बांध। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। अच्छा देखिए, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। एक तो है दक्षिण की गंगा, ठीक है। तो दक्षिण की गंगा आएगा तो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा में से गोदावरी सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लिखा रहता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, तो उसमें कावेरी को पवित्र मानते हैं। दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। तो इसलिए कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका दक्षिण की गंगा गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, ठीक है। लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक, शर्करा और सीमेंट, ठीक है। तो देखिए लोहा एवं जो लोहा एवं इस्पात, लौह इस्पात है, अगर वो कच्चे माल के पास नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, क्योंकि माल ढुलाई में बहुत ज्यादा उसको दिक्कत आ जाएगी। अगर कच्चे माल के पास बना देंगे तो पहले तो उनको माल ढुलाई करनी पड़ेगी, कच्चे माल के पास अगर नहीं बनेगा तो पहले तुमको माल ढुलाई करनी पड़ेगी फैक्ट्री में ले जाने के लिए, और फिर माल ढुलाई करनी पड़ेगी बेचने के लिए जाने के लिए, तो दोहरा ढुलाई, ठीक है। इसी प्रकार शर्करा में भी गन्ने की खेती के जहाँ होगी वहीं पे शर्करा का जो चीनी मिल होगा वो बनेगा। सीमेंट की फैक्ट्री में भी ऐसा ही आवश्यक है कि उद्योग की स्थिति में होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो छोटे सामान होते हैं, वो आपको आराम से अगल बगल हो जाते हैं। तो उद्योग की अवस्थिति, कच्चे माल की उपलब्धि, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक मूल कारक नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की किसकी समुद्र जो तट रेखा है वो सर्वाधिक लंबी है। तो ऑप्शन दिया भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील, ठीक है। तो भारत की जो 7600 किलोमीटर, 7000 से ज्यादा, 7600 के लगभग है, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो है 25,000 लगभग है, ठीक है। सबसे ज्यादा है कनाडा की, लगभग 2 लाख किलोमीटर लंबी, और ब्राजील की है 7,400 के लगभग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 2 लाख, कनाडा सही उत्तर इसका, ठीक है। किसकी समुद्र रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो कनाडा की सर्वाधिक रेखा है, सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। पीछे आप जब ग्रीनलैंड के पास देखेंगे तो बहुत ही दंतुरित है, पीछे देखेंगे एक बार मैप उठा के कनाडा का, ठीक है। तो कनाडा इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सीएजी मैंने ऊपर डिस्कस किया था पार्ट 1 में, जो सीएजी है वो अनुच्छेद 148(1) के तहत एक संवैधानिक पद है, तो संविधान द्वारा इसका अनुच्छेद 148 में वर्णन है, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन हेतु, जब उच्चतम न्यायालय में संविधान का निर्वचन होगा तो उससे संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होगी। तो 3, 5, 7 और 9, ठीक है। आपको 4 विकल्प दिए गए थे। अब देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145, हाँ, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 145 है वो बोलता है कि अगर कोई भी संविधान के सारवान संविधान के संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है तो जो न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या होगी वो क्या होगी, 5 होगी, मिनिमम 5 होनी चाहिए। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए कोई वाद है, उसमें 5 जजों की संविधान पीठ बैठी है, ठीक है, और फिर उसी पे प्रश्न उठता है तो आगे कम से कम 7 जजों की बैठेगी, फिर इस पे प्रश्न उठेगा तो 9, फिर इस पे प्रश्न उठेगा तो 11, फिर इस पे उठेगा तो 13, ठीक है। ये कम से कम है, यानी कि उसके बाद कम से कम 7, फिर कम से कम 9, फिर कम से कम 11, कम से कम 13। अच्छा, मतों को अगर डिवाइडेड मतलब विभाजन करना पड़े तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई, वो केसों का आवंटन करते हैं और जजों को पीठ सौंपते हैं। तो इसीलिए जो सीजेआई होते हैं वो क्या करते हैं,
विषम संख्या में बनाते हैं ताकि अगर विभाजित फैसला भी आए तो बीच में ना रहे, फाइनल डिसीजन है, ठीक है। तो 3, 5, 7, 9 ऐसे फैसले आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 5, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन दिए गए थे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती और 1959, आप कहेंगे अरे ये कैसे, तो 73वां और 74वां ये संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए इंपॉर्टेंट है, 1992 में हुआ था, और 74वां नगर पालिकाओं नगर निगम के लिए है, 1993 में हुआ था। इसके पूर्व ही 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, नागौर जिला है कहाँ पे, राजस्थान में, और यहाँ पे पंचायतों का शुरुआत हो गया था, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, ठीक है। अगला है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जो जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया था? ऑप्शन है 21, 27, 32 और 21। बहुत ही आसान प्रश्न है। अमूमन क्या होता है कि यूपीपीसीएस या यूपी मतलब जब भी जो स्टेट लेवल की जो पीसीएस है उसमें क्या होता है कि अगल बगल का नंबर दे देता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बहुत अच्छा नंबर दिया गया है क्या, 21.9% जो तेंदुलकर समिति थी इसने 21.9% जो है बताया था, ठीक है, 21.9%। और ये कब बनी थी? तो 2009 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था, 2005 या 7 में बनी थी। तो ये मत याद रखिए, याद रखिए कि 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। सबसे पहले एक योजना आयोग कार्य समूह आता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं संक्षेप में। योजना आयोग कार्य समूह गरीबी पर, ये 1962 में बनता है, ठीक है। फिर इसी के प्रकार रथ, एन के रथ समिति बनती है, रथ समिति, रथ समिति, ठीक है, ये 1971 में बनती है। फिर अलग समिति बनती है, अलग अलग समिति, ये 1979-80 में बनती है, एक बार आप 1979-80। फिर लकड़ावाला बनती है, क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, बिल्कुल क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको देखेंगे 1993 में बनती है, ठीक है। तेंदुलकर मैंने बताया है कि 2009 में बनती है, और एक और है रंगराजन समिति, ठीक है, ये बनती है 2014 में, सॉरी 2014 में अपनी रिपोर्ट देती है, ठीक है। तो ये सब समितियां हैं क्रोनोलॉजी में। तो योजना आयोग कार्य समूह, रथ समिति, अलग समिति, लकड़ावाला, रंगराजन, ठीक है। एक किसी में छूट गया, दांडेकर समिति, तो दांडेकर समिति भी रथ समिति के साथ बनी थी 1971 में, ठीक है। तो योजना आयोग कार्य समूह, दांडेकर और रथ समिति, अलग समिति, लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन, ये क्रोनोलॉजी भी है, ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बहरहाल प्रश्न में आ जाते हैं 21.9%, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से और ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से, ठीक है। तो देखिए जो स्वाभिमान योजना है, स्वाभिमान योजना ये वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ठीक है, वित्तीय समावेशन, ठीक है। और इनका लक्ष्य था कि ग्रामीणों में हर के पास एक खाता होना चाहिए। तो ग्रामीण बैंकिंग जो वर्तमान में जन धन योजना है, इसका पूर्ववर्ती नाम था स्वाभिमान योजना, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पहला है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, दूसरा है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातु का अवमुक्त करने हेतु, तीसरा क्या है तलछट रोककर नदियों की गादीकरण करने हेतु, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो आर्द्र भूमियां होती हैं ये क्या करती हैं, पोषक पुनर्प्राप्ति व चक्रण हेतु समय उपलब्ध कराती हैं नदियों को, ठीक है, क्योंकि नदी क्या होती है निकल जाती है। आर्द्र भूमि क्या होती है, प्राय जो गोखुर झीलें होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे बह रही है बह रही है बह रही है, कभी कभी बहुत ही तेज पानी है और सीधे बहने लगी, तो ये जो छूट जाता है, छाड़न झीलें जो होती हैं यहाँ पे, ये झील का निर्माण कर लेती है, आर्द्रभूमि का निर्माण करा लेती है। तो ये क्या करती है कि नदी का जब बाढ़ पानी एक्सेस हो जाता है तो फिर इसमें पानी आ जाता है, बाढ़ से बचाती है, पोषक पुनर्प्राप्ति होती है, चक्रण में योगदान देता है, भारी धातुओं के अवमुक्त, भारी धातुएं यहाँ पे नीचे बैठ जाती हैं, और तलछट रोक करके नदी का गादीकरण भी कम करती है। तो इस प्रकार पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमियां उपरोक्त सभी काम करती हैं। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्रायोजेनिक इंजन, अच्छा खत्म हो गया क्या, नहीं अभी है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है बोइंग में, स्पेस शटल में, तीव्र रेल इंजन के रूप में और परमाणु भट्टी के रूप में, ठीक है। तो क्रायोजेनिक बेसिकली क्या होता है, कम तापमान, ठीक है, कम तापमान को क्रायोजेनिक बोल देते हैं, और -163 डिग्री सेल्सियस इसको रखा जाता है बेसिकली, और मतलब 150 डिग्री सेल्सियस माइनस में कम को ही बोला जाता है क्रायोजेनिक। तो ये क्या है, स्पेस शटल में प्रयोग होता है, ठीक है। एक जो जो GSLV-3 है रॉकेट, उसके 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तीसरा जो चरण होता है एक क्रायोजेनिक चरण होता है,
क्रायोजेनिक चरण, ठीक है, क्रायोजेनिक चरण। और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, लिक्विड ऑक्सीजन O2 और H2, ठीक है। और दूसरा जो चरण होता है वो लिक्विड होता है, और पहला जो चरण होता है सॉलिड फ्यूल वाला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार तीन चरणीय रॉकेट होता है, उसमें जो अंतिम चरण होता है वो क्रायोजेनिक इंजन का होता है। तो क्रायोजेनिक का जो प्रयोग होता है, वो स्पेस शटल में किया जाता है, ठीक है। अगला है हेलेंसिकी। हेलेंसिकी राजधानी है, ठीक है। तो दे रहा है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन की, ठीक है। तो हेलेंसिकी बेसिकली फिनलैंड की राजधानी है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। नॉर्वे की शायद ओस्लो है, ठीक है, ओस्लो, ठीक है। तो नॉर्वे की डेनमार्क की कोपेनहेगन है शायद, एक बार देखिएगा, कोपेनहेगन, ठीक है। और नॉर्वे की ओस्लो है। फिनलैंड हेलेंसिकी की राजधानी है, हेलेंसिकी मतलब फिनलैंड की राजधानी है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। एक बार आप इसको एक बार आप लोग इसको गूगल करिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, नॉर्वे की ओस्लो है, फिनलैंड की हेलेंसिकी है और स्टॉकहोम है। तो सही विकल्प तो सी है, इसका सही है, ठीक है। बाकी राजधानियों को आप लोग देख लीजिएगा, बाकी राजधानियों को आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिनलैंड का सही उत्तर देगा। अगला है उल्फा अग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो उल्फा उल्फा जो थे ये बेसिकली असम से संबंधित थे। ये क्या हुआ 1979 में असम में आतंकवादी एक समूह था, ठीक है, जिसमें 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिया। अभी हाल ही में जो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने विश्व शर्मा, इन्होंने आमंत्रित किया उल्फा आतंकवादियों को कि आप लोग सही रास्ते पे आइए और शांति प्रक्रिया में भाग लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार सही विकल्प हो जाएगा इसका ए असम, ठीक है। अगला है आज का अंतिम प्रश्न होगा, थोड़ा सा मैं भी आज थक गया हूँ, तो अंतिम प्रश्न है ये आज का, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई थी 1983, 76, 87 और 90। तो पहली राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति थी वो 1983 में आई थी। अभी हाल ही में जो 2017 या 2019 देखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है, ठीक है। तो 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति आई थी। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अंतिम में जाते जाते रैपिड रिवीजन प्रोग्राम के बारे में आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ठीक है। रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, ठीक है, रिवीजन प्रोग्राम इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। मात्र 500 रुपए में है ये प्रोग्राम, ठीक है। और 40 से ज्यादा क्लासेस है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए 88 40 75 19 12 पर संपर्क करें। तब तक के लिए मैं सत्य प्रकाश आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद,